हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दीपक आनंद, योर अकाउंट फैकल्टी फॉर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था। हमने लास्ट लेक्चर में अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी थी, हमने अकाउंटिंग के टाइप्स देखे थे और हमने देखा था कि अकाउंटिंग के यूजेस क्या होते हैं। राइट, मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस करवाया था आपको कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड हम कम्युनिकेट करते हैं डेटा को, फाइनेंशियल डेटा को इसके यूजर्स को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो देखनी चाहिए। आपके सारे के सारे डाउट्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग की डेफिनेशन सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। आज जो हम करने वाले हैं, आज हम इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसको ही कंटिन्यू करते हुए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। और वो पार्ट क्या है हमारा? बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस। अब भाई एजम्पशंस क्या है और हमको एजम्पशंस लेनी क्यों पड़ती हैं? क्या जरूरत आ जाती है एजम्पशंस करने की? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एजम्पशंस होती क्या है। एजम्पशंस का अगर मैं हिंदी में मतलब लूं तो दैट इज मान लिया। ठीक है, मैंने कोई चीज मान रहा हूं, कोई चीज मान रहा हूं जो एक्चुअल में है नहीं, लेकिन मैं उसको मान रहा हूं। एक्चुअल में वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, एक्चुअल में वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपको पता है एजम्पशंस का कितना यूज होता है मैथमेटिक्स में, है ना। मैथमेटिक्स में अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन लिखता है तो हम कहते हैं लेट द नंबर बी एक्स, है ना। जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, जिन्होंने 10th तक भी अच्छे से मैथ पढ़ा तो उन सबको पता होगा कि एक्स का कितने इंपॉर्टेंस है। हम एक्स को एज्यूम करते हैं। अब किसी की एज एक्स तो हो नहीं सकती ना, वो कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं ताकि चीज़ें आसान बन जाए हमारे लिए। तो इसीलिए हम अकाउंटिंग में भी कुछ चीज़ों को एज्यूम करते हैं ताकि हमें चीज़ें प्रोसेस करने में आसानी रहे। तो क्या है वो एजम्पशंस? पहली एजम्पशन की बात करूं तो पहली एजम्पशन है हमारे पास बिजनेस एंटिटी एजम्पशन। इसको हम बिजनेस एंटिटी एजम्पशन भी बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है दैट बिजनेस एंड बिजनेस, ठीक है, बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट पर्सन्स। अब देखो, पहली एजम्पशन यहीं पे आती है, बिजनेस एंड ओनर। भाई ऑनर तो मैं मानता हूं कि कोई पर्सन होगा, लेकिन क्या बिजनेस कभी कोई पर्सन हो सकता है? मैं आपको बोलूंगा जाओ भाई बिजनेस के ऑनर के साथ हाथ मिला के आओ, आप उससे हैंडशेक करके आ जाओगे। क्या आप कभी बिजनेस के साथ हैंडशेक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन अकाउंट की ब्यूटी ये है कि हम सबसे पहले रिस्पेक्ट किसको देते हैं? हम रिस्पेक्ट देते हैं बिजनेस को। हम सबसे पहले बिजनेस को रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि बिजनेस भी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। बिजनेस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन जिसके बिहाफ पे सारी की सारी एंट्रीज होंगी। लेन देन जो होगा वो किसके नाम पे होगा? बिजनेस के नाम पे होगा, ना कि ओनर के नाम पे होगा। लेट्स सपोज कर लो दिस इज मिस्टर ए, ठीक है, ये मिस्टर ए है। इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इन्होंने एक शॉप स्टार्ट की, ठीक है, ये इनकी शॉप है, शॉप 1, ठीक है, ये इनकी शॉप है। अब जब हम बात करेंगे ना, हम इस शॉप को एक सेपरेट पर्सन मानेंगे, हम इसको एक सेपरेट एंटिटी मानेंगे, हम इसको एक सेपरेट पर्सन मानेंगे। राइट, देखो कैसे जब आप अगर किसी एक एजम्पशन लेते हैं कि बीइंग एन कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है, आप अकाउंट सीख रहे हो अभी, तो आपको कहीं की अकाउंटिंग करनी पड़ती है। आपको मिस्टर ए ने हायर किया और कहा कि मैं आपको हायर कर रहा हूँ एज ए अकाउंटेंट, ठीक है, और आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो आपको अकाउंट्स किसके मेंटेन करने पड़ेंगे? आपको अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे मिस्टर ए के या उसकी शॉप के। आपको कोई लेना देना नहीं है मिस्टर ए से। आपको एक और अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, वो किससे मेंटेन करने हैं? मिस्टर ए की शॉप के साथ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि
ए और उसकी शॉप जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा क्यों है? ताकि कंफ्यूजन ना हो। मिस्टर ए के पास चाहे जो मर्जी हो, मिस्टर ए चाहे घर पे टीवी खरीद रहा है, मिस्टर ए चाहे घर पे फ्रिज खरीद रहा है, मिस्टर ए चाहे अपने सैलरी दे रहा है अपने घर की काम वाली को, ठीक है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना किससे है? हमको लेना देना है अगर वो यहाँ पे रेडियो भी खरीद रहा है, यहाँ पे वो टीवी खरीद रहा है, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर वो रेडियो भी खरीद रहा है तो लेना देना है। यहाँ पे अगर उसमें पैसे खत्म हो गए, उसने अपने लिए लोन लिया फ्रेंड से, तो हमको उस लोन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर वो शॉप के लिए 10,000 का भी लोन ले रहा है बैंक से या किसी फ्रेंड से, तो उस लोन को भी हमको एंट्री करनी है। राइट, आप समझ पा रहे हो? यहाँ पे अगर वो अपनी सैलरी दे रहा है 2,000 रुपये अपनी काम वाली बाई को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर वो 1,200 रुपये दे रहा है, इस काम वाली बाई की सैलरी को हमको कहीं नोट नहीं करना। लेकिन अगर वो 1,200 दे रहा है अपने स्टाफ को सैलरी, ठीक है, वो भी हमको अकाउंट बुक में नोट करनी है। तो सबसे पहली बात क्या है? बिजनेस और एंटिटी। आपने देखा क्यों हम इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं? ये कंसेप्ट फॉलो करना इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि ए में और शॉप में जो पर्सन है और जो उसकी दुकान है उसकी चीज़ें मिक्सअप ना हो जाए। अगर मिक्सअप हो जाएंगी तो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमको इनको मिक्सअप नहीं करना, हमको क्या करना है? इनको अलग रखना है। अब देखो, अब चाहे वो 1 2 3 एक और उसने शॉप खोल दी, इस शॉप को मैं अलग पर्सन मानूंगा तो इसका खाता अलग चलेगा, इसके अकाउंट्स अलग मेंटेन होंगे। तो जितनी मर्जी शॉप्स में बना लो, सारी अलग अलग मेंटेन करूंगा। सभी का प्रॉफिट या लॉस, ये सभी की ग्रोथ जो है मैं इंडिविजुअली चेक कर सकता हूँ। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या मीनिंग था इसका, क्या कंसेप्ट था ये। एक बार इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन बता दूं बुकिश लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या है, तो मैं आपको लिखवा दूं आपके नोट्स के पर्पस के लिए। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस assumption, according to this assumption, business is a separate or unique person, ठीक है, हु इज डिफरेंट फ्रॉम, या विच इज पर्सन है, नॉन लिविंग है, आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन है तो नॉन लिविंग है ना ये, विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ऑनर, मैनेजर, कोई लेना देना नहीं है, चाहे ऑनर कौन है, चाहे मैनेजर कौन है, एम्प्लॉय कौन है, ठीक है, एम्प्लॉय एटसेट्रा, ठीक है। द बिजनेस शुड हैव इट्स ऑन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड बिजनेस का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए हर एक ट्रांजेक्शन के लिए, एंड एवरी ट्रांजेक्शन should be recorded from the point of business, ठीक है। हमको जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? हमको भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो आई होप आपको बिजनेस एंटिटी एजम्पशन जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। राइट, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट वाली एजम्पशन की तरफ। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है? नेक्स्ट एजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मनी मेजरमेंट एजम्पशन। इट इज मनी मेजरमेंट एजम्पशन। तो गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सारी वीडियोस जो हैं आपको रेगुलर बेस पे मिलते रहें, आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हमारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, और आपकी सर्च बार में या नोटिफिकेशन बार में आपको वो शो हो जाए। राइट, चलिए अगली है हमारे पास बिजनेस एंटिटी।
सॉरी बिजनेस एंटिटी हमने कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास मनी मेजरमेंट assumption। मनी मेजरमेंट assumption। नाउ व्हाट इज मनी मेजरमेंट assumptions? देखो अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं, मनी के बेस पे करते हैं। जिस चीज में मनी इन्वॉल्व नहीं है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, राइट। जिस चीज को हम मनी में मेजर नहीं कर सकते उससे भाई हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो we have to record only those transactions which have some money value and which can be measured in terms of money, ठीक है। हमको सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जिसकी कोई मनी वैल्यू हो या जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर पाए, चाहे अप्रोक्सीमेटली ही सही, ठीक है। जैसे अगर आप बिजनेस के लिए 4 फर्नीचर लेके आ रहे हो, तो क्या आप 4 फर्नीचर की एंट्री करोगे या उस फर्नीचर के प्राइस की एंट्री करोगे, ठीक है। क्या 4 फर्नीचर को मनी में मेजर कर सकता हूं? मुझे पता है इसका प्राइस क्या है, नहीं पता। मैं एंट्री किसकी करूंगा? उसके प्राइस की। मैं एंट्री किसकी करूंगा? उसके प्राइस की। जैसे किसी मैं एग्जांपल्स बीच में लिख रहा हूं तो आप देख लो। जैसे किसी की ऑनेस्टी है, किसी बिजनेसमैन का एम्प्लॉई है, वो बड़ा ऑनेस्ट है, लेकिन क्या इस ऑनेस्टी को, क्या इस इंटेलिजेंस को, इंटेलिजेंट भी है, क्या इस ऑनेस्टी को या क्या इस इंटेलिजेंस को मैं मनी में मेजर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। लेकिन मनी में मेजर क्या कर सकता हूं कि मैं उसको कितनी सैलरी दे रहा हूं, ठीक है। सैलरी में मनी में मेजर कर सकता हूं, लेकिन उसकी ऑनेस्टी या इंटेलिजेंस में मनी में मेजर नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई स्टॉक है तो स्टॉक चाहे जैसी मर्जी क्वालिटी का हो, एजम्पशन नहीं है, ठीक है। चीजें मैटर करती हैं, ऑनेस्टी मैटर करती है, इंटेलिजेंस मैटर करती है, लेकिन अकाउंटिंग में हम ये एज्यूम करते हैं कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती। क्वालिटी चाहे जिस चीज़ की मर्जी हो, क्वालिटी चाहे किसी चीज़ की जैसी मर्जी हो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको क्या फ़र्क पड़ता है कि उसका रेट क्या है। अगर मैं एक्चुअल लाइफ में देखूं तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है। क्वालिटी की वजह से कंपनीज बंद हो जाती हैं, ठीक है। अगर जैसे मैगी की एग्जांपल है, मैगी की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं थी तो मैगी जो है वो बंद कर दी गई गवर्नमेंट द्वारा ही, ठीक है। तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो अकाउंटिंग टर्म्स में हम उसको नहीं लेते, ठीक है। ये अकाउंट जब तक कोई चीज़ मनी में मेजर नहीं हो रही हो हम उसको मेजर नहीं करते, ठीक है। चाहे उसका एक्चुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता हो, ठीक है, हम उसकी मेजरमेंट नहीं करते, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है। वी हैव टू रिकॉर्ड, मनी मेजर कंसेप्ट स्टेट्स दैट वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच हैव सम मनी वैल्यू, जिसकी कोई मनी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू है, या विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, जिसको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आपने स्टॉक खरीदा, आपको कोई मतलब नहीं है कि स्टॉक का नंबर ऑफ चीज़ें कितनी आई हैं। हमको किससे मतलब है? हमको मतलब इस चीज़ से है कि उस स्टॉक की वैल्यू कितनी है, राइट। हम नंबर ऑफ स्टॉक को मनी में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन स्टॉक के प्राइस को मनी में मेजर कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट असम्पशन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट असम्पशन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न assumption। Our next assumption is going concern assumption।
अब देखो अकाउंटिंग में कुछ टर्म्स होंगी जो कि बिजनेस के लिए यूज की जाएंगी, वो मैं साइड पे लिखता हूँ, आगे जाके जब हम यूज करेंगे चीजों को तो ये सारी सिनोनिमस है, ठीक है, आइडेंटिकल चीजें, जैसे बिजनेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस कंसर्न, बिजनेस एंटरप्राइज। तो ये एक दो तीन चार पांच टर्म्स जो हैं ये एकदम सिमिलर है, इनकी जगह अलग अलग ये एक आपस में एक दूसरे की जगह यूज होंगे, तो आपको समझना है कि इसका मतलब क्या है, बिजनेस। तो ये कंसर्न का मतलब क्या है, बिजनेस, दिस इज बिजनेस, ठीक है। एक मीम भी है ना, दिस इज बिजनेस, अभी चल रही है तो, राइट। तो देखो गोइंग कंसर्न, दैट मीन्स हमारा जो बिजनेस है, जब कोई, अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे कभी टाइम आने पे, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या एज्यूम करोगे कि आपका बिजनेस कितने टाइम तक चलेगा? आप क्या एज्यूम करोगे कि आपका बिजनेस 1 साल में खत्म हो जाएगा? आप एज्यूम करोगे आपका बिजनेस 6 महीने में खत्म हो जाएगा? आप एज्यूम करोगे कि आपका बिजनेस 2 साल में खत्म हो जाएगा? नहीं, आप इसमें से एक भी चीज एज्यूम नहीं करोगे। आप एजम्पशन करोगे कि आपका बिजनेस जो आप स्टार्ट कर रहे हो वो लॉन्ग लास्टिंग हो, वो फॉर एवर चलता रहे, है ना। हमको अपनी चीजों को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो दिस इज अ थर्ड वेरी बिग एजम्पशन, जिसका मतलब क्या है, जिसमें हमको ये एज्यूम करना पड़ता है कि आवर बिजनेस विल लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, विल लास्ट फॉर एवर। हमारा बिजनेस जो है वो फॉर एवर लास्ट कर रहा है, ठीक है, लास्ट रहेगा। तो अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं, एज पर एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, डेफिनेशन नहीं है, एज पर दिस एजम्पशन वी एज्यूम, ये आपके नोट्स पर्पस के लिए, ठीक है। कुछ लोग पीडीएफ की डिमांड करेंगे बच्चे, तो देखो हैंड रिटन नोट से बेटर कुछ भी नहीं है। हैंड रिटन जब आप लिखोगे ना, तो आपको जब रिवाइज करोगे आपको याद आएगा, आपको ये सब चीज़ें याद आएंगी कि हम किस किस तरह से ये चीज़ें पढ़ रहे थे, मैंने क्या क्या एग्जांपल्स दी थी, ठीक है। आप साइड बाय साइड अपने हाथ से एग्जांपल नोट करो, हर एक चीज़ को खुद ब खुद नोट करो, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें खुद क्लियर हो जाए। तो नो नीड फॉर पीडीएफ, आपको हर एक चीज़ मैं यहाँ पे राइट डाउन करवाऊंगा, अच्छे से राइट डाउन करवाऊंगा, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। तब भी अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, कोई एमसीक्यू में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे, राइट। चलिए, तो एज पर दिस एजम्पशन इट इज एज्यूम्ड दैट बिजनेस विल बी कंटिन्यूड that business will be continued for a very long time। हमारा बिजनेस जो है बहुत देर तक चलेगा, ठीक है। हमें जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो करनी पड़ती हैं वो इस एजम्पशंस को लेके करनी पड़ती है कि हमारा बिजनेस जो है इट विल कंटिन्यू रनिंग फॉर एवर। ऑल द ट्रांजैक्शंस we make in business are to be made assuming that business will last forever, ठीक है। तो हमको जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है वो इस बेस पे करनी है कि हमारा बिजनेस जो है हमेशा चलता रहेगा, वो कभी भी किसी भी टाइम पे खत्म नहीं होगा, या अगर चलेगा तो बहुत ज़्यादा देर तक चलेगा, किसी आने वाले जल्दी टाइम में वो खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या था कि हमारा बिजनेस जो है इट विल कंटिन्यू रनिंग फॉर एवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट असम्पशन देखते हैं।
आई होप आपने सब कुछ नोट डाउन कर लिया हो जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। और अगर नहीं किया तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार लिख सकते हो अगर मैं जल्दी आपको लग रहा है कि मिटा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड assumption. Next is accounting. This is fourth one. Accounting period assumption. और इसका दूसरा नाम क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है पीरियोडिसिटी assumption, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन, तो उसको क्या बोलोगे आप, पीरियोडिसिटी एजम्पशन, राइट। तो क्या कहता है ये पीरियोडिसिटी एजम्पशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा, हमने इससे पिछली वाले एजम्पशन में पढ़ा कि हमारा बिजनेस जो है वो फॉरएवर चलेगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो क्या उसकी अकाउंटिंग की हमको एक ही बुक रखनी चाहिए, क्या एक ही पीरियड में हमको सारी की सारी अकाउंटिंग कर लेनी चाहिए, क्या हमको उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना चाहिए, क्या हमको छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड नहीं करना चाहिए ताकि उसको एनालाइज करने में हमको आसानी रहे। लेट्स सपोज करते हैं 2015 में हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, 2016 आया, 2017 आया, 2018 आया, 2019 आया और अब 2020 चल रहा है, राइट। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या जो आपने किताब, जो आपने बुक रखी होगी स्टार्टिंग में, क्या वही बुक आप एंड तक चलाते रहोगे, ठीक है। क्या आपको एनालाइज नहीं करना कि आपके, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था अकाउंटिंग की, कि ये हमको हेल्प करती है एनालाइज करने में कि हमारा बिजनेस जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो हमको प्रॉफिट दे रहा है, लॉस दे रहा है, या कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितना लॉस दे रहा है। तो अगर मैं अपनी बुक्स को चेंज ही नहीं करूंगा एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो मुझे तो वो एज्यूम कर ही नहीं पाएंगे ना, मैं तो उसको एज्यूम कर ही नहीं पाऊंगा कि मेरा प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। तो 2015 में जो हमने क्या किया होता है, हमने अकाउंटिंग पीरियड को एक एक साल के छोटे छोटे पीरियड्स में क्या किया रखा है, हमने डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है, ताकि मेरे को समझने, प्रॉफिट को समझने में आसानी हो जाए या लॉस को समझने में आसानी हो जाए। तो 2015 में मेरे जितना इनकम हुआ, मेरा जितना एक्सपेंडिचर हुआ, उनको मैंने माइनस किया और मेरे पास प्रॉफिट निकल के आया, ठीक है। मैंने प्रॉफिट का टारगेट लेके रखा हुआ था 2 लाख, लेकिन मेरे को प्रॉफिट हुआ सिर्फ 1 लाख का। तो अब चलो यहाँ पे तो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पे मैं अपने आप को एनालाइज करूँगा, मैं अपनी गलतियाँ देखूंगा कि मैंने क्या गलतियाँ क्या नहीं की है। अगर मैंने इसको एक छोटे से पीरियड में डिवाइड नहीं किया होता, क्या मुझे पता लगता कि इस बार मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है? नहीं पता लगता, ठीक है। मैं कंटिन्यू रखता 2015, 16, 17, 18, मैंने एक ही बुक्स को कंटिन्यू रखता, और इससे एक और नुकसान होता कि बुक्स का बंडल बन जाता मेरे पास, ठीक है। अगर मैं आपकी ही बात करूं, आपकी स्टडीज़ की बात करूं, तो आप जब 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, क्या 9th, 10th, 11th, 12th की बुक्स आपको एक ही साथ दे दी जाती है? नहीं, आपका भी छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड किया, एक एक साल के पीरियड्स में डिवाइड किया आपकी स्टडीज़ को भी, ताकि आप हर एक साल के बाद अपनी परफॉर्मेंस देखते रहो। 1 साल का पीरियड तो छोड़ो, आपके हर 2 महीने में एग्जाम्स रहते थे, ठीक है, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, एनीथिंग, जो भी एग्जाम रखते थे वो आपकी स्टडीज़ को एनालाइज करने में आपको हेल्प करते थे कि नहीं करते थे, राइट। तो इसी तरह से बिजनेस की एनालिसिस करने के लिए भी हमने क्या किया हुआ है, उसको छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है, ताकि हमको चीज़ें जो हैं वो साथ साथ क्लियर होती रहें, ठीक है। तो ये नॉर्मली 1 ईयर का होता है, नॉर्मली ये टाइम पीरियड, नॉर्मली 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है, लेकिन ये आपकी मर्जी है कि आप कितने कितने टाइम के बाद इसको अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हो। नॉर्मली 1 ईयर, अदरवाइज ये हाफ ईयरली भी होता है, हाफ ईयरली भी मेंटेन किए जाते हैं, या क्वार्टरली भी मेंटेन किए जाते हैं, या मंथली, और कई कई जगह जहाँ पे अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा बर्डन है वहाँ पे कई जगह वीकली भी मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। बड़ा रेयर रहता है, लेकिन ये वीकली भी मेंटेन किए जाते हैं, राइट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। द अकाउंटिंग गाइडलाइन दैट अलाउज द अकाउंटिंग टू डिवाइड अप द अकाउंटिंग गाइडलाइन
that allows accounts period अच्छा accounts to divide up in periods, ठीक है। हमको क्या करना है, उनको पीरियड्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है, टू मीट अप द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। हम बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। उनको मीटअप करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशंस। और ये पीरियड कितने टाइम का हो सकता है, एक साल का, एक साल का, हाफ ईयर का, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, राइट। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हो। हम डेफिनेटली आपके डाउट्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। हम एक ही बार सारे के सारे डाउट्स नोट डाउन कर लेंगे और जितने भी डाउट स्टूडेंट्स को आ रहे हैं उसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो रहेगी, ठीक है। स्टिल इसमें से ऑब्जेक्टिव निकलने के बहुत सारे चांसेस हैं, राइट। तो ये टॉपिक जो है सारे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं थोड़े से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ। आप सब जानते हो कि अकाउंटिंग जो है वो टोटली बेस्ड है प्रैक्टिकल के ऊपर, राइट। कितना थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर आपको अकाउंटिंग सीखनी है तो ये बिल्कुल उसकी तरह है जैसे आप साइकिल सीखते हो। आपको अगर किसी ने कह दिया कि साइकिल चलानी है आपको, ठीक है, साइकिल चलानी है और ये लो एक बुक, इसमें पूरा का पूरा सिखाया हुआ है, ये कार ड्राइव करनी है, इट इज़ जस्ट लाइक ड्राइविंग। आपको कार ड्राइविंग के लिए किसी ने क्या दे दी, बुक दे दी, ठीक है। तो बुक दे दी, वो क्या बुक पढ़ के बिना प्रैक्टिकल किए आप ड्राइव कर पाओगे? नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अगले दिन आपने जब गाड़ी चलाने जाओगे तो किसी ना किसी को बजा के आओगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज। लेकिन अगर आपको किसी ने डायरेक्टली प्रैक्टिकल सिखाया हो, ठीक है, तो आप थ्योरी खुद पे खुद लिख सकते हो। सिमिलर इज द केस विद अकाउंटिंग। सिमिलर क्या केस है, अकाउंटिंग का भी केस है। आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है तो थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलो हमारा अभी MCQs बेस्ड एग्जाम है तो हमको थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी करनी पड़ेगी। तो चलिए कुछ टर्म्स देखते हैं, पहली बार मैं कुछ टर्म्स लिखूंगा, एक अकाउंटिंग इक्वेशन लिखने वाला हूँ जो कि प्रैक्टिकल आपकी स्टार्ट करती है। जब भी आप अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हो उसमें पहली इक्वेशन क्या होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट, ठीक है। अब आपने जितनी मैंने आपको अकाउंटिंग कराई, आपने फर्स्ट टाइम मैंने देखा कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे, मैंने एक इक्वेशन लिखी है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ से कुछ प्रैक्टिकल पार्ट समझ शुरू होता है। लेकिन हम अभी प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम बस इन चीज़ों की डेफिनेशन देखते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है, राइट। तो सबसे पहले क्या चलते हैं, एसेट्स की तरफ चलते हैं, डेफिनेशन देखते हैं एसेट्स की। व्हाट आर एसेट्स, ठीक है, क्या होते हैं एसेट्स। तो अगर आप बोलोगे तो हमारे पास जो चीज होती है वो क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, ठीक है। एनीथिंग, एनी बेनिफिट, दैट, मैं एक अभी हार्डकोर बुकिश लैंग्वेज में नहीं जा रहा, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एसेट्स क्या होते हैं। बुक में आपको ये डेफिनेशन नहीं दिखेगी कहीं पे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एसेट्स क्या होते हैं। एनी बेनिफिट दैट ए बिजनेस हैव, कोई बिजनेस ने का जो बेनिफिट हो जो उसके पास है, कुछ इकोनॉमिक थिंग ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, या इसको अभी रखो ऐसे, एनी बेनिफिट दैट ए बिजनेस हैव और विल हैव इन फ्यूचर, ठीक है। कोई भी बेनिफिट जो एक बिजनेस के पास है, अभी भी है या फ्यूचर में भी होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं, राइट। तो एसेट जो होते हैं नॉर्मली हमारे पास तीन तरह के देखे जाते हैं, ठीक है। पहली क्या होती है, थिंग्स,
जो हमारे पास सामान होता है। बिजनेस की चीज़ें मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, वो क्या चीज़ें हो गई, जैसे मैं यहाँ की बात करूँ तो हमारा बोर्ड हो गया या हमारे मार्कर हो गए, ये क्या हमारे एसेट्स हैं। किसी बड़ी बिजनेस की बात करूँ उसका फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है, ये सब क्या है, उसके एसेट्स हैं। तो थिंग्स, वो कुछ बेनिफिट है बिजनेस के पास जो कि उसका खुद का है, वो क्या होता है हमारा एसेट। दूसरे की अगर बात करूं, दूसरी चीज क्या होती है हमारे पास, अगर आपने किसी को सामान बेचा लेकिन उसने आपको पैसे नहीं दिए, अगर आपने किसी को सामान बेचा लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, लेकिन उसने ये प्रॉमिस किया है कि इन फ्यूचर वो आपको पेमेंट करेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एनी बेनिफिट ए बिजनेस हैव और विल हैव इन फ्यूचर। तो यहाँ पे हम फ्यूचर की चीज़ों को भी ध्यान में रख के करते हैं, तो वो भी क्या आ जाएंगे यहाँ पे एसेट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो पहली थिंग, तो ये मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए कर रहा हूँ। पहली एसेट में क्या आएगा, चीज़ें आएंगी, दूसरे में आएगा डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं हमारे, जिनसे हमने चीज़ें जिनको हमने उधार में सामान दिया हो। डेटर्स क्या होते हैं, जिन पर्सन्स को हमने उधार पे सामान दिया हो, दोज आर द डेटर्स, जिनसे हमने पैसा वापस लेना है, आज नहीं तो कल लेना ही लेना है, वो क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं। और थर्ड की अगर बात करूं मैं, वो क्या आएंगे हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने फ्यूचर के एक्सपेंसेस को पहले ही पे कर दिया, ठीक है। मैंने बिजली का बिल भरना था लेकिन वो पहले ही पे कर दिया, मैंने इनकम टैक्स भरना था लेकिन वो मैंने पहले ही पे कर दिया, ठीक है। तो दिस इज अवर प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। ये भी हमारे लिए क्या है, एसेट है। फ्यूचर की चीज को मैंने पहले पे कर दिया तो मेरे पास बेनिफिट तो चल रहा है ना उसका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एसेट। तो आई होप आपको एसेट समझ आ गया होगा। नॉर्मली देखा जाएगा तो आपको एसेट्स तीन तरह के दिखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट। वो हम आगे जाके देखेंगे जब बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे, डोंट वरी, मैं वो भी आपको करवाऊंगा, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ताकि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों का डिफरेंस समझ में आ जाए। डेटर्स क्या होते हैं, वो पर्सन जिनको हमने उधार में सामान दिया हो। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एज अ नेम सजेस्ट, जो एक्सपेंसेस होने से पहले ही हमने दे दिए। मैंने एडवांस सैलरी दे दी अपने एम्प्लॉय को, सैलरी मेरा क्या है, एक एक्सपेंस है, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय ने मुझे कहा कि सर मुझे सैलरी की ज़रूरत है, आप मुझे एडवांस सैलरी दे दो, तो मैंने उसको पहले से ही क्या कर दिया, सैलरी दे दी। अब वो मेरे पास एसेट है, मैंने पहले से जो सैलरी दे दी है वो बेनिफिट है ना मेरे पास। मैंने सैलरी पहले दे दी लेकिन वो मेरे को बेनिफिट आने वाले टाइम पे देता रहेगा, तो दिस इज माई प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। सिमिलर इज द केस विद एसेट्स। लाइबिलिटीज, सिमिलर इज द केस विद लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती हैं, लाइबिलिटीज भी आपको तीन तरह में दिखेगी। पहली लाइबिलिटीज क्या होती है, द अमाउंट दैट ए बिजनेस ओज, ठीक है, वो अमाउंट जो किसी ने जो हमने किसी का चुकाना है। हमने किसी से कोई चीज़ उधार ली हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, एनी अमाउंट या एनी थिंग दैट ए बिजनेस ओज, ठीक है, एनी थिंग या अमाउंट दैट अ बिजनेस ओज का मतलब क्या है, उसको आने वाले टाइम पे कभी ना कभी उसको पे करनी ही करनी है, ठीक है, इज कॉल्ड लायबिलिटी, ठीक है। तो लायबिलिटी जो आएंगी वो कितनी तरह की आएगी। पहली लायबिलिटी आएगी हमारे पास लोन, जो मेन लायबिलिटी देते हैं। मैंने किसी से लोन ले लिया हुआ है तो लोन मेरे को कभी ना कभी किसी को चुकाना ही है, ठीक है। तो लोन का मतलब आपको समझ में आ गया कि लोन क्या है, वो अमाउंट जो मैंने किसी से उधार में लिया हुआ है, ठीक है, और मुझे आने वाले टाइम पे चुकाना है, ये कैश की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। दूसरे की बात करूं, अगर आएगा हमारे पास क्रेडिटर्स। जैसे डेटर्स कौन लोग हैं, जैसे डेटर्स वो लोग हैं जिनको मैंने उधार पे सामान बेचा है और मैंने उनसे पैसा लेना है, उसी तरह से उसका उल्टा क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे मैंने सामान उधार पे लिया है, इनसे मैंने उधार पे लिया और मैंने इनको फ्यूचर में पैसा देना है। मैंने उनको पैसा नहीं दिया लेकिन मैंने उनको प्रॉमिस कर दिया कि आने वाले टाइम पे मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा और ये अमाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोज आर क्रेडिटर्स, ठीक है। सिमिलरली जैसे यहां पे प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, यहां पे क्या आएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यहां पे क्या आएंगे, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब जो ड्यू हो गया भाई, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का बिल आता है हमारे पास, उसकी एक ड्यू डेट होती है, अगर आप ड्यू डेट पे उसको पे नहीं करते तो वो क्या बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, आपका एक बिजनेस है, उस पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, ठीक है, बिल आ गया
और बिल जो है आप उसको ड्यू डेट पे नहीं कर पाए। अगर उसको ड्यू डेट पे नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना है, वो माफ हो जाएगा? नहीं, वो आपको इन फ्यूचर कभी ना कभी पे करना ही करना ना। ठीक है, तो वो क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो मैंने एडवांस में पे कर दिए, आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस पे करने थे लेकिन मैं उसको पे कर नहीं पाया, लेकिन इन फ्यूचर मुझे उसको पे करना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको माफ हो जाएगा, वो आपको इन फ्यूचर कभी ना कभी पे करना ही है। तो ये क्या होते हैं हमारे लाइबिलिटीज के टाइप। ठीक है, तो एसेट्स में मैंने क्या बताया आपको, थिंग्स, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और लाइबिलिटीज में आपको बताया मैंने लोन्स, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म तो आपको ये एसेट भी समझ आ गया, ये लाइबिलिटीज भी समझ आ गया। ये इक्वेशन की डिटेल्ड फॉर्म हम देखें जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, आपका सेपरेट चैप्टर है ये। ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख रहे हैं बिकॉज मुझे लग रहा है लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है और आप कहीं बोर ना होना स्टार्ट हो जाओ, इसलिए हमने लेक्चर्स को 20-25 मिनट के या 20-25 से 30 मिनट की रेंज में रखना है। ठीक है, ताकि अकाउंटिंग आपको इंटरेस्टिंग लगने लगे। और अगर आपको अकाउंटिंग की पूरी टर्म्स आती होंगी ना, अगर आपको बेसिक आता होगा तो उसको आप सबको इजीली करते रहोगे, तो बहुत मजा आएगा अकाउंटिंग पढ़ने में। प्रैक्टिकल का पार्ट जब करेंगे तो बहुत मजा आएगा, आपको हर एक चीज को अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। राइट, तो अब देखते हैं कैपिटल। नाउ व्हाट इज कैपिटल? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ओनर जो है, वो अमाउंट जो इन्वेस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे मिस्टर ए बनाया था और उसकी शॉप बनाई थी। ठीक है, मिस्टर ए था और उसकी शॉप थी। मिस्टर ए जो था वो अपनी शॉप में कुछ इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे आप कुछ ना कुछ मनी तो इन्वेस्ट करोगे ना। लेट्स सपोज उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो 10 लाख जो लेके आ रहा है वो क्या होती है, उसकी कैपिटल होती है। अब ये जो कैपिटल होती है ये कैश की फॉर्म में भी हो सकती है या एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, ये कैश की फॉर्म में हो सकती है, एसेट्स की फॉर्म में हो सकती है। कैश क्या हो गया, जो कैश लेके आया, वो जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया। एसेट्स की फॉर्म में क्या हो गया, अगर उसकी कोई कार होगी, ठीक है, वो उसने बिजनेस को डेडिकेट कर दी। ठीक है, कार हो गई, या उसके पास कोई बिल्डिंग थी, ठीक है, वो उसने डेडिकेट कर दी। ठीक है, तो चलो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। मेरा अभी क्या मतलब था, मेरा अभी मोटिव था कि आपको थोड़ा थोड़ा कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट्स का मीनिंग समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए ये चीजें होती क्या है। राइट, तो आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आज जितना भी लेक्चर मैंने आपको समझाया, मैंने आपको अकाउंटिंग के कंसेप्ट समझाए और मैंने आपको इस अकाउंटिंग क्वेश्चन में जितनी भी टर्म्स आती हैं उनका मीनिंग समझाया। राइट, तो आई होप सब कुछ क्लियर है। अगर कुछ क्लियर नहीं है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लो, डाउट्स आपके सारे डेफिनेटली क्लियर किए जाएंगे, कोई भी डाउट आपका छूटेगा नहीं। राइट, तो थैंक यू गाइस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आ रही हो तो, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और डे 1 से ही वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएँ। राइट, तो थैंक्स गाइस, टेक केयर, गुड बाय।